हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिकन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अरुण क्वात्रा लेके आया हूँ सभी के लिए जीएस का कोर्स, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। और स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में हमने कल पढ़ा था स्टार के बारे में और हम बात कर चुके थे सन के बारे में। इस सन से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। उन्हीं पॉइंट्स को एक बार मैंने हल्का सा रिपीट करते हुए टॉपिक को आगे लेके चलूंगा। तो देखें स्टूडेंट्स, कॉपी पेन अपनी ले आए, साथ साथ पॉइंट्स को नोट करते रहें और पिछले टॉपिक्स की रिवीजन भी आप करते रहें। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो हम पढ़ेंगे आज सन के बारे में पढ़ेंगे। सन यानी कि सूर्य। जैसे कि आप सभी को पता है कि सूर्य क्या एक तारा है, सन एक स्टार है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देखें, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स जो कि सन से रिलेटेड हैं। फैक्ट्स यानी कि तथ्य। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सन। स्ट्रक्चर ऑफ सन यानी कि सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना। तो पहले हम बात करेंगे बेसिक फैक्ट्स की। सूर्य एक तारा है और मैंने बताया था कि जो सूर्य की जो एज है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 अरब वर्ष। फिर मैंने आपको बताया था क्लास में कि जो सूर्य है ये सेकंड आर्म में है, गैलेक्सी की सेकंड आर्म में है, यानी कि दूसरी भुजा में है। दूसरी भुजा में, इसका मतलब सन जो है मिडल एज स्टार है। मिडल एज स्टार यानी कि इसकी जो एज है वो अभी आधी बीत चुकी है और आधी लगभग रहती है। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन होता है इसके अंदर। नाभिकीय संलयन। और मैंने बताया था नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है हीलियम में। और मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम की रेशो क्या है, 3:1। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ फैक्ट्स हमने कवर किए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सन, सूर्य की संरचना क्या है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम डायग्राम से चीजें समझाएंगे आपको, उसके बाद हम बात करेंगे वन बाय वन लेयर के बारे में। देखें, ये है सन का सेंटर। उसके बाद यहां पर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट बना, यानी कि इस सेंटर के बाहर वाला ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर कहा जाता है भाई इसको। और अंदर ये क्या है, इसको मैंने लिया सेंटर। सेंटर, केंद्र। ये सूर्य का केंद्र है। इसका मतलब हमने पढ़ना है सूर्य की संरचना में पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम सेंटर के बारे में। सेंटर यानी केंद्र। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। यहां पर एक और मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसको डॉटेड से दिखा रहा हूं, डॉटेड पार्ट है, इसे बोलते हैं हम वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर। डॉटेड पार्ट है,
किसे बोलते हैं भाई हम, यहां लिखूंगा भाई क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्णमंडल, वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद ये डिजाइन वाला जो मैं इसके बाहर एक तरीके से लेयर बना रहा हूं, और जो मैंने ब्लैंक छोड़ रखी है, खाली छोड़ रखी है, इसको बोलना चाहूंगा भाई क्या भाई, इसको बोलूंगा मैं कोरोना, कोरोना यानी किरीट, किरीट। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोरोना, किरीट कहते हैं। तो इसका मतलब हमने पढ़ना है प्रकाश मंडल के बाद हमने कवर करना है टॉपिक अपना क्रोमोस्फीयर, CHRO, क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्णमंडल हमने पढ़ना है। इसके बाद वर्णमंडल के बाद हमने पढ़ना है क्या भाई, हमने पढ़ना है उसके बाद कोरोना यानी कि किरीट, किरीट के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है किसका भाई, सन का। और यहां पर प्रकाश मंडल में मैं बनाना चाहूंगा, प्रकाश मंडल ये रहा अपना, यहां पे सर्कल बनाया भी मैंने, एक सर्कल यहां बनाया, कहां पे भाई, वर्णमंडल में। एक सर्कल मैंने बना दिया कहां पे, अपना कोरोना में। और इन सभी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं और इसको सर्कल को बाहर में निकाल दिया। चलो ये बताऊंगा क्या होता है, थोड़ा सा रुक कर। यहां तो स्टूडेंट्स आपको बेसिक बातें समझ में आ चुकी हैं। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन चारों के बारे में, सेंटर के बारे में, फोटोस्फीयर के बारे में, क्रोमोस्फीयर के बारे में और कोरोना के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक्स्ट्रा चीजें जो आपने नोट कर ली हैं उनको एक बार मैं हटा रहा हूं यहां से, ताकि मेरे पास स्पेस मिल जाए चीजों को, टॉपिक्स को आगे ले जाने के लिए। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सेंटर के बारे में। सेंटर किसका भाई, सन का। तो यहां पे लिखूंगा सेंटर यानी कि केंद्र। देखो केंद्र की बात की जाए तो इसका पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि यहां पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो 15 मिलियन, 15 मिलियन यानी कि एक तरीके से बात करें 50 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मिलियन होता है 10 लाख, 150 लाख यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास इसका टेम्परेचर बैठ जाता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभार तो 15 मिलियन की फॉर्म में लिखा मिलता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यहां सेंटर पर हाइड्रोजन की मात्रा क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा मिलती है सेंटर पे। इसके अंदर होता है एक प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया जो होती है यानी नाभिकीय संलयन की, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, वो सेंटर में ही होती है। आप सभी को पता है हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है हीलियम गैस में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि ये जो बाउंड्री बना रहा हूं मैं डार्क, ये वाली बाउंड्री, ये जो सर्कल ड्रॉ किया, डार्क सर्कल ड्रॉ कर दिया भाई मैंने, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो डार्क सर्कल है इसे हम कहते हैं रेडिएट जोन, रेडिएट जोन कहा जाता है, यानी कि विकिरण क्षेत्र कहा जाता है, विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र। और यहीं से क्या है, यहीं से रेडिएशंस निकलती हैं, रेडिएशंस यहीं से निकलती हैं भाई। आपको पता ही है, नाम से ही समझ में आ रहा है, रेडिएट जोन यानी कि जो रेडिएशंस को क्या करे, रिलीज करे, विकिरणों को छोड़े। तो स्टूडेंट्स ये सेंटर के बेसिक पॉइंट हैं, यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर सेंटर पे मिलता है सूर्य के। ठीक है, यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब मैं चलना चाहूंगा सेकंड यानी कि फोटोस्फीयर के बारे में, प्रकाश मंडल के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, तो एक बार जल्दी से आप नोट करें
ताकि हम डिटेल में पढ़ा सकें आपको फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल के बारे में। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने यहां तक नोट कर लिया है। अब देखें आगे। प्रकाश मंडल सूर्य का वो हिस्सा है जो सबसे चमकीला हिस्सा है, यानी कि ब्राइटेस्ट पार्ट है सन का। तो देखें यहां पे लिखूंगा अभी प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। तो पहला पॉइंट आएगा इसके अंदर विजिबल पार्ट ऑफ सन, विजिबल पार्ट ऑफ सन यानी कि सूर्य का दृश्य भाग, सूर्य का दिखाई देने वाला हिस्सा, दिखाई देने वाला हिस्सा यानी कि भाग। ये पॉइंट इसके अंदर आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, मतलब सूर्य का वो हिस्सा जो हम डेली देख पाते हैं वो कहलाता है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। अब सेकंड पॉइंट निकल के आता है इसका सबसे चमकीला हिस्सा यानी कि ब्राइटेस्ट पार्ट है सन का, ब्राइटेस्ट पार्ट, ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ सन यानी कि चमकीला भाग, चमकीला भाग। और बात करें इसके टेम्परेचर की तो यहां पे टेम्परेचर मिलता है स्टूडेंट्स लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात आती है यहां से, यहीं से प्रकाश मंडल से निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहें आप, या आप हिंदी में बोलें इसको विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग बोले भाई इसको आप, या बोले आप इसी को ही, इसी को मैं लिख रहा हूं यहां पे और करके, इसको बोले साइक्लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको आप बोले इलेक्ट्रॉन का तूफान। इलेक्ट्रॉन को मैं लिखा ई नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन का तूफान। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या है? सर हमें समझ में नहीं आया इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, या आप कहना चाह रहे हो सर इलेक्ट्रॉन का तूफान आता है? तो देखिए स्टूडेंट, मैंने बनाया यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या तूफान है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं निकल कर कहां से, प्रकाश मंडल से निकलकर सूर्य के बाहर जा रहे हैं। तो मैंने इनकी पोजीशन बना रखी है, यहां से निकला, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ रहा है तो मैंने एरो बना दिया, देखो ये एरो बन गया भाई, इस तरफ आगे बढ़ रहा है ये। ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का तूफान, इसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे निकल रहे हैं प्रकाश मंडल से, सूर्य के बाहर जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक बात थी ये। अब पॉइंट निकल के आता है आगे, तो पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं ऊपर वाले पॉइंट्स को यहां से इरेज करूंगा। तो पॉइंट जल्दी से आप नोट कर लें। देखो जहां से इसको बोलते हैं, इस तूफान को क्या बोलते हैं? इस तूफान को एक और नाम दिया गया है, इसे बोलेंगे सोलर फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सौर ज्वाला, सौर ज्वाला। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं? आप बताएंगे प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर से जो इलेक्ट्रॉन्स का तूफान निकलता है, उसी तूफान को हम कहते हैं सोलर फ्लेयर्स यानी सौर ज्वाला। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहां तक उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आपके कवर हो चुके हैं। अब मैं लेके चलता हूं अगला पॉइंट जो कि फोटोस्फीयर से रिलेटेड है। ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, यहां तक आपने नोट कर लिया। अब देखें, यहां पॉइंट लिखूंगा भाई मैं, जहां से सोलर फ्लेयर्स यानी कि सौर ज्वाला निकलती है वहां पे क्या बन जाते हैं, वहां पे काले धब्बे बन जाते हैं। यहां काले धब्बा बना हुआ है, तो मैं बात करूं प्रकाश मंडल की, ये धब्बा नहीं है, ये धब्बा नहीं है, मेन धब्बा सिर्फ यही है, ये वाला जो बड़ा मैंने बना दिया है। ठीक है, इसको मैं ए लिख रहा हूं, ए यहां पे क्या है, ये ए है और ये क्या काला धब्बा है। ठीक है, तो जहां से सोलर फ्लेयर निकलती है वहां पे पड़ जाते हैं काले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, और ये जो काले धब्बे हैं इन्हें कहा जाता है सनस्पॉट्स यानी कि सौर कलंक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर सनस्पॉट्स या सौर कलंक कहां बनते हैं, आप बताएंगे फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल में बनते हैं। ठीक है, अब ये जो सनस्पॉट्स हैं यहां पे जो टेम्परेचर बनेगा, टेम्परेचर रह जाएगा, ये रह जाएगा 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, इसे कहते हैं कोल्ड पोल ऑफ सन, सूर्य का शीत ध्रुव। इसे कहते हैं भाई सौर कलंक को कहते हैं। ठीक है, जहां टेम्परेचर बहुत कम यानी 1500 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। अब अगला पॉइंट और निकल के आता है भाई इससे कि सर ये जो सौर कलंक है इसको यानी काले धब्बे को दोबारा भरने में कितना समय लगेगा, तो हम कहते हैं कि स्पॉट को कवर होने में, सनस्पॉट को कवर होने में टाइम लग जाता है भाई इसको 11 वर्ष लग जाते हैं कवर होने में। इसे कहते हैं सन स्पॉट साइकिल, यानी कि सौर कलंक चक्र कहा जाता है इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक के पॉइंट्स कवर हुए। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो प्रकाश मंडल है कवर होता है, खत्म होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा सनस्पॉट्स कहां बनते हैं, सोलर फ्लेयर्स कहां से निकलती हैं, सौर ज्वाला कहां से निकलती है। आप बताएंगे प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर से निकलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने सेंटर के बारे में डिटेल से जानकारी ले ली है, प्रकाश मंडल के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बारे में। तो अब बात कर रहे हैं वर्णमंडल क्या होता है, क्रोमोस्फीयर क्या होता है। साथ साथ पॉइंट्स को नोट करते जाएं, समझते जाएं। क्रोमोस्फीयर की बात की जाए, सिंपल 2-3 ही पॉइंट आते हैं इसके अंदर। क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्णमंडल एक पॉइंट तो यह आता है कि क्रोमोस्फीयर जो वर्णमंडल है इसमें लाइट का कलर कैसा होता है, लाइट के पास 7 कलर आ जाते हैं। 7 कलर जो हम पढ़ते हैं ना कि लाइट जो है 7 रंगों से मिलकर बनी है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी कहां पर, क्रोमोस्फीयर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्रोमोस्फीयर के बारे में बेसिक बात यही है कि कलर की बात यहां पे होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोरोना के बारे में। कोरोना कि कोरोना का क्या फंक्शन है, यहां पे कोरोना को बोलते हैं हम किरिट। अब एक पॉइंट और ध्यान दें, कोरोना के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-3 निकल के आएंगे। एक पॉइंट निकल के आता है कि भाई कोरोना
या किरीट का दूसरा नाम क्या है? हम कहते हैं ये क्या है? ये सूर्य का मुकुट है, क्राउन ऑफ सन। सूर्य का मुकुट, सूर्य का मुकुट यानी कि क्राउन ऑफ सन। एग्जाम पूछा जाता है अब स्टेटमेंट की फॉर्म में कि कोरोना को सूर्य का मुकुट कहा जाता है, तो स्टेटमेंट क्या है? सही है। जहां भी सेकंड नेम की बात आएगी बच्चों, तो मैं उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा, ध्यान रखना आगे से, ठीक है? इन्वर्टेड कोमा में आप भी ऐसी आदत बना लें कुछ कि इन्वर्टेड कोमा में हम सेकंड नाम ही लिखेंगे किसी चीज का। अब हम बात करें ये हिस्सा कब दिखाई देगा, तो हम कहेंगे कि जो एक्लिप्स होगा, एक्लिप्स यानी कि ग्रहण के समय ये हिस्सा दिखाई देता है, ग्रहण के समय विजिबल होगा यानी दिखाई देता है। कौन सा हिस्सा भाई? अपना कोरोना यानी किरीट। फिर मैं बात करूंगा भी कि इस वक्त यानी कि इक्लिप्स के समय, एक्लिप्स के समय, ग्रहण के समय एक्स रेज निकलती हैं, एक्स रेज यानी कि एक्स किरणें निकलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को ना देखो, क्योंकि एक्स रे काफी हानिकारक होती हैं। अगर हम देख लें तो हमारी आईज यानी कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ठीक है? इवन मेडिकल के अंदर जो एक्सरे स्टाफ होता है या एक्सरे रूम होता है, उनके साथ मिलना या वहां पे जाना प्रोहिबिटेड यानी कि मनाही होती है। क्यों? क्योंकि एक्सरे काफी खतरनाक होती हैं। तो ये हमने बात की है कोरोना, किरीट, सूर्य का मुकुट कहा जाता है, एक्लिप्स के समय दिखाई देगा, एक्स किरणें यहां से निकलती हैं। अब स्टूडेंट सूर्य से जुड़ा हुआ या सूर्य से जुड़े हुए 2 पॉइंट्स और हैं, फिर सन जो है हमारा कंप्लीट कवर हो जाएगा। 3 पॉइंट्स लगा लीजिए, ठीक है? अब तीनों पॉइंट्स को मैंने इनकी जगह पे कवर नहीं किया, क्योंकि तीनों पॉइंट्स को बाद में रिवीजन करवानी थी, हटकर बताना था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप सन से रिलेटेड 3 पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। देखो, पहली बात की जाए तो ये हमारी क्या है? ये हमारी अर्थ है। ये सर्कल मैंने बनाया बच्चों, ये हमारी अर्थ है। अर्थ का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। इसे हम क्या बोलते हैं भाई? नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव कहा जाता है इसे, उत्तरी ध्रुव। और यहां पे जो है इसे कहा जाता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब जो सोलर फ्लेयर थी, सौर ज्वाला थी, अगर उत्तरी ध्रुव पे देखी जाए, सोलर फ्लेयर या सौर ज्वाला अगर उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पे देखी जाए, तो हम उस लाइट को कहते हैं अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस। हिंदी इंग्लिश में स्टूडेंट्स एक ही नाम रहेगा, तो आप टेंशन ना लें, थोड़ा सा नाम्स को रिवाइज करने की कोशिश करें। जो भी आपके साथ कोई बोरिंग स्टूडेंट है लाइफ में या कोई बोरिंग पर्सन है, उसी का नाम क्या रख दो? बोरियालिस। और वो कहां देखा जाएगा? नॉर्थ पोल पे देखा जाएगा। ऐसे मन में 2-3 बार सोच लिया करो, जब भी वो स्टूडेंट या पर्सन दिखाई दे तो आपको यही बात याद आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर यही सौर ज्वाला साउथ पोल पे देखी जाए, साउथ पोल पे यही सौर ज्वाला साउथ पोल पे देखी जाएगी, तो इसका हमने नाम क्या रखा हुआ है? अरोरा ऑस्ट्रियालिस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ही है ना दक्षिणी ध्रुव एक तरीके से यार, साउथ पोल। इसे कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट थे जिसको मैंने प्रकाश मंडल पढ़ाते वक्त कवर नहीं किया था, क्योंकि दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैंने हटकर कवर किया है। तो 2 पॉइंट्स कवर हुए भाई। अब हम चल रहे हैं थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट सिंपल पॉइंट है भाई।
थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम यहां पे कहना चाहेंगे कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन में बेसिकली होता क्या है, नाभिकीय संलयन क्रिया में होता क्या है, नाभिकीय संलयन। तो लिख देता हूं फ्यूजन को भाई संलयन, संलयन, ठीक है भाई। इसमें बेसिकली क्या होता है कि चार हाइड्रोजन हैं, चार हाइड्रोजन के एटम यानी परमाणु हैं, वो कंबाइन होते हैं, आपस में जमा होते हैं और एक बड़ा परमाणु यानी कि हम कह सकते हैं कि बड़ा नाभिक न्यूक्लियस बन जाता है, वो बनता है हीलियम का, हीलियम, ठीक है। और जब भी हाइड्रोजन कंबाइन होगा, हीलियम में कन्वर्ट होगा, एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी और वो ऊर्जा हमारे तक, हमारी पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड्स या 19 सेकंड्स का टाइम लिया जाता आजकल, उस टाइम के अंदर अंदर अर्थ तक पहुंच जाते हैं। उसका फिर आगे यूज करते हैं प्लांट्स यानी कि पौधे, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रोसेस करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और हम क्या हैं, हम चालाक हैं भाई, उनका फूड तैयार होता है, हम उठा के ले आते हैं, यानी कि हम वो जो फ्रूट्स हैं या फिर अगर बात की जाए कि जो वेजिटेबल्स हैं वो हम लेके अर्थ तक, वो हम लेके आ जाते हैं और अपना फूड प्रिपेयर आगे कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पूरा पूरा डिटेल थी सन से रिलेटेड। एक लास्ट पॉइंट और कवर कर लेते हैं भाई, इतनी बात होएगी है सन की, तो एक बात और क्लियर करेंगे कि जो सन है, जो सन है ये 13 लाख गुणा बड़ा है अर्थ से, 13 लाख टाइम्स लार्जर देन अर्थ। 13 लाख गुणा बड़ा है किससे भाई, अर्थ यानी पृथ्वी से। एक ये पॉइंट और कवर कर लो, 13 लाख टाइम्स लार्जर देन या बिगर, बिगर देन अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने बिल्कुल कंप्लीट पढ़ा है सन के बारे में, सारे के सारे डिटेल्स को हमने कवर किया। अब हम लेके चलते हैं, छोटा सा टॉपिक और बनता है हमारा भाई, वो किससे से रिलेटेड है, स्टार की लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि तारे का जो जीवन चक्र है उससे रिलेटेड है, जहां पे हम बात करेंगे कि सुपरनोवा स्टार क्या होता है और हम पढ़ेंगे ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए रेडी हो जाइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। छोटा सा टॉपिक लेके चल रहे हैं हम, क्या भाई, लाइफ स्टाइल या लाइफ ऑफ ए स्टार, लाइफ ऑफ ए स्टार। लाइफ ऑफ ए स्टार टॉपिक हम लेके चलते हैं भाई। लाइफ ऑफ ए स्टार, तारे का जीवन चक्र, तारे का जीवन चक्र, ये हम लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बताया कोई भी स्टार है उसे हम कहते हैं नेबुला, यानी कि वो क्या है, हाइड्रोजन गैस का क्लाउड है, हाइड्रोजन गैस का बादल यानी कि क्लाउड है वो, ठीक है, ये है नेबुला, ठीक। अब नेबुला की बात करें तो यहां पे लिखूंगा भाई नेबुला में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नेबुला में हो रही है मूवमेंट, गति हो रही है, नेबुला में मूवमेंट यानी गति हो रही है। और गति के बाद क्या होगा, जो इसमें पदार्थ यानी कि मैटर है उसमें कोलिजन यानी कि टकराव होगा, टकराव, ठीक है। तो मैंने अभी नेबुला के अंदर मूवमेंट शो करी, गति हो रही है, नेबुला घूम रहा है, बादल घूम रहा है, कोलिजन उसमें टकराव हो रहा है, टकराव होगा तो उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़न होगी, सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्शन
यानी कि उसमें सिकुड़न होगी। ठीक है, अब सिकुड़न होगी तो मैं क्या बोलूंगा, सिकुड़न के बाद बोलूंगा साइज क्या होगा भाई, उसका कम होगा। यहां लिख रहा हूं साइज डिक्रीज हो रहा है भाई, उसका साइज डिक्रीज। इसका भाई जो स्टार था, जो कि बादल था, जो गैस से बना हुआ था, वो गति कर रहा है, घूम रहा है, और साथ साथ उसका साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, साइज कम होने का मतलब क्या है कि उसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, कम हो रही है। हाइड्रोजन गैस कम हो रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कम हो रही है तो किसमें कन्वर्ट हो रही है, वो हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही है। हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है अब हीलियम गैस में। ठीक है, अब हीलियम गैस में कन्वर्ट होने के बाद क्या बन गया, एक नया तारा बना, न्यू स्टार बना। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोटोस्टार। गैलेक्सी पढ़ाते वक्त आपको समझाया था, प्रोटोस्टार यानी कि आद्य तारा। आद्य तारा, यहां तक की कहानी समझ में आई स्टूडेंट्स? सिंपल पुरानी बात मैंने एक बार रिपीट की है, इसको मैं लेके चलूंगा पहला पॉइंट, यानी कि पहली साइकिल के अंदर क्या होता है। ठीक है, प्रोटोस्टार आद्य तारे तक कहानी कंप्लीट समझ में आ चुकी है आपको। एक बार हल्का सा देख लीजिए, नेबुला हाइड्रोजन गैस का बादल था, मूवमेंट उसमें गति हो रही थी, कोलिजन हुआ, टकराव हुआ जो पदार्थ बीच में थे, सिकुड़न हो गई, साइज कम हो गया। साइज कम होने का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन होके हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही है। इसे हम कहेंगे न्यू स्टार यानी कि प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार के बारे में दो तीन बातें हम पढ़ेंगे। देखो, प्रोटोस्टार आद्य तारे की बात की जाए तो इसके दो पॉइंट हम पढ़ेंगे। एक तो क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इसका। टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। हम कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर लाख यानी कि लाख के आसपास होगा, लाख डिग्री सेल्सियस के, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होगा। ठीक है, सेकंड बात की जाए, इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा ब्लू यानी कि नीले रंग का होता है ये। नीला रंग अगर होगा तो समझो तारे का टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये जो प्रोटोस्टार है इसका भी साइज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सेंटर पर, यानी कि इसके सेंटर पर, प्रोटोस्टार के सेंटर पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, कम हो रही है। हाइड्रोजन गैस कम हो रही है। ठीक है, तो एक स्टार नया बनता है, उसे हम कहते हैं येलो स्टार। येलो स्टार कहा जाता है, यानी कि पीला तारा कहा जाता है भाई, पीला तारा। याद आया, पीला तारा। यानी कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस की। ये एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज यानी कि औसत तापमान। औसत तापमान जो होता है टेम्परेचर, वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब आपको पता है कि सन हमारा क्या है, सन हमारा येलो स्टार है, यानी कि उसका भी एवरेज टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक की बात कंप्लीट होती है। इसको मैंने कंप्लीट एक ही साइकिल से जोड़ा है। अब मैं लेके चलूंगा सेकंड साइकिल की ओर। प्रोटोस्टार का टेम्परेचर लाखों के आसपास होगा, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, नीले रंग का होता है, सेंटर पर हाइड्रोजन गैस कम हो रही होती है, येलो स्टार बन जाता है फिर वो, यानी कि रंग पीला हो जाता है तारे का। 6000 डिग्री सेल्सियस के पास टेम्परेचर मिलेगा और सूर्य हमारा पीला तारा है। ठीक है, अब दो पॉइंट्स और हम कवर करने जा रहे हैं, छोटे से पॉइंट्स हैं, इतना आप सभी ने नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट साथ साथ नोट करते जाएं, समझते भी जाएं, कोई भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए आपका। चलिए, दो पॉइंट छोटे छोटे हैं,
ये और कवर करेंगे, फिर इस टॉपिक को हम यहां पर फिनिश करने वाले हैं। 2 पॉइंट्स और कवर करने के बाद आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब ये येलो स्टार था, सेकंड स्टेज लिख रहा हूं मैं, सेकंड स्टेज यानी कि येलो स्टार। येलो स्टार, पीला तारा। अब इसमें हाइड्रोजन गैस और कम हो रही है, हाइड्रोजन गैस कम होने के बाद क्या बनेगा, एक और स्टार बनेगा, उसे हम कहते हैं रेड जायंट स्टार। रेड जायंट स्टार, रेड जायंट स्टार, ठीक है। इसे हम कहते हैं लाल तारा। लाल तारा, अब जायंट मतलब राक्षस तो हम नहीं लिखेंगे, लाल तारा कहा जाता है। इसका टेम्परेचर होता है 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आई भाई, टेम्परेचर होगा इसका 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और इसका कलर कैसा होता है, रेड। तो रेड, हॉट रेड कलर बोलते हैं उसको, हॉट रेड कलर होगा, यानी कि चमकीला लाल रंग, चमकीला लाल रंग, चमकीला लाल रंग होगा। इस केस तक क्या होता है स्टूडेंट्स, सारी की सारी हाइड्रोजन कवर हो गई होती है हीलियम में, या हम कहें कि हाइड्रोजन बहुत कम रह जाती है, हीलियम बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इसमें थर्ड पॉइंट ये आता है, लास्ट पॉइंट है कि रेड जायंट स्टार के अंदर क्या होता है, हीलियम। अब हीलियम कन्वर्ट होगी हैवी मटेरियल में, हैवी मटेरियल में कवर होगी भाई, ठीक है। ये जो हैवी मटेरियल है, इससे क्या बनेगा, स्टार बनेगा। उस स्टार को हम कहते हैं सुपरनोवा स्टार। सुपरनोवा, हिंदी इंग्लिश में नाम सेम रहेगा स्टूडेंट, सुपरनोवा, सुपरनोवा स्टार। तो यहां तक की कहानी समझ में आई बच्चों भाई। मैंने क्या बताया आपको, तारे का जीवन चक्र बताया। येलो स्टार रेड में कवर हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट होने के बाद सारी सारी हीलियम कन्वर्ट हो जाएगी हैवी मटेरियल में, और हैवी मटेरियल जो है ये फर्दर आगे नाम दे दिया जाएगा तारे को, क्या भाई, सुपरनोवा स्टार, सुपरनोवा तारा। और लास्ट बात और करेंगे भाई, लास्ट बात, ब्लैक जो, यानी कि हम पढ़ेंगे ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सारे के सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। ब्लैक होल का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पेस जहां पे जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन वो क्या हो, बहुत बहुत ज्यादा हो। मैंने बहुत बहुत ज्यादा बना दी है, यानी कि स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा हो, गुरुत्व बहुत ज्यादा हो, ठीक है। इवन इतना ज्यादा हो कि लाइट जो है, लाइट पास नहीं कर पाएगी उस क्षेत्र से, उस जोन से, उस होल से लाइट भी पास नहीं कर पाती है, लाइट को भी खींच लेगा। ये मान लो ब्लैक होल है, इसका मतलब लाइट यहां पे आएगी, लाइट को भी खींच लेगा अपने अंदर ही, ठीक है। बाकी जो मटेरियल हैं, हम कहें कि आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो साइज में बहुत बड़े हैं, उनको भी खींच लेगा, लाइट को भी खींच लेगा। तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पे ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है, लाइट को भी खींच लिया जाएगा, अन्य आकाशीय पिंडों को भी खींच लिया जाएगा। अब इसे हम कहते हैं, एक पॉइंट और, कि ब्लैक होल का मतलब ये होता है कि स्टार की क्या होगी है, डेथ हो गई है, स्टार की डेथ हो चुकी है। यानी कि स्टार की डेथ का इंडिकेशन क्या है, ब्लैक होल है। स्टार की डेथ का इंडिकेशन क्या है, ब्लैक होल है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। सन के बारे में हमने पढ़ा, सन के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े थे, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ सन पढ़ा,
सूर्य की संरचना पढ़ी थी। उसके बाद मैं लेके आया था आपके लिए लाइफ ऑफ स्टार, तारे का जीवन चक्र क्या है। उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था नेबुला से कन्वर्जन हुआ था, नेबुला से कन्वर्ट हुआ था क्या भाई, येलो स्टार। येलो से पहले बना था प्रोटोस्टार, पहले बना नेबुला, नेबुला से प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से बना था येलो स्टार, येलो स्टार से बना रेड जायंट स्टार, रेड जायंट से क्या बना, हीलियम सारा कन्वर्ट हो गया हैवी मटेरियल में, और रेड जायंट से बना सुपरनोवा। फिर सुपरनोवा के अंदर दो कंडीशंस बनती हैं। एक कंडीशन मैंने आपको बताई है ब्लैक होल वाली। ब्लैक होल मतलब तारे की यानी स्टार की डेथ हो गई है, ये इसका बेसिक मीनिंग होता है। ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आप कलरफुल पेन का यूज कीजिए, डायग्राम बनाते वक्त बहुत अच्छा मजा आने वाला है नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, क्योंकि फैक्चुअल बातें धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। हाँ, एक जगह फैक्चुअल बात हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स को लेकर, बाकी बहुत मजा आने वाला है। टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ऐसे जुड़े रहें और साथ साथ अपनी रिवीजन करते रहें। तो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।